है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट भी। इसका पहला टॉपिक जो बनता है वो बताने के लिए आपको कि साइंस होता क्या है भी, कि जो साइंस आप पढ़ रहे होगे वो चीज़ क्या है भी। अब तो हम साइंस पढ़ते आए हैं। साइंस क्या होता है अभी क्लास? साइंस से नॉलेज है, जस्ट ए नॉलेज जो कहाँ से मिलती है आपको? एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से भी। तो क्या आती है बड़ी डेफिनेशन ऑफ साइंस? साइंस इज ए नॉलेज गेन बाय एक्सपेरिमेंट एंड ए ऑब्जर्वेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइंस भी। एक और स्टेप होता है साइंस का, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ मैटर भी। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ए मैटर मतलब अगर किसी सब्सटेंस की आपको नॉलेज लेनी है तो उसके हर एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा भाई, जीरो से लेके उसकी हाईएस्ट वैल्यू तक जो भी वैल्यू बनना है उसको, उस स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग? साइंस। साइंस में स्टेप मिस नहीं कर सकते आप लोग भी, कर लोगे। ये था भी आपका व्हाट इज साइंस। साइंस क्या था? द नॉलेज गेन बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चन ये था इसकी ब्रांचेज कौन सी हैं अभी? साइंस की दो तरह की ब्रांच होती हैं अभी। फर्स्ट है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और दूसरी है आपकी लाइफ साइंस भी, लाइफ साइंस। अब इसमें कई जगह बोला था तीन पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो भी हैं एक पॉइंट पे देखा जाए तो। लेकिन हमारे जो नेचर के अंदर दो तरह की चीज़ें प्रेजेंट है सिर्फ, एक लिविंग एक नॉन लिविंग्स भी। तो चीज़ें दो ही हैं, तो ब्रांच भी क्या बना रखी हैं? दो ही बना रखी हैं हम लोगों ने। जो फिजिकल साइंस है ये स्टडी करता है किसके बारे में? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी, नॉन लिविंग थिंग्स। समझ में आ रहा है अभी? तो व्हाट इज फिजिकल साइंस क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अब इसमें भी दो ब्रांचेस बनी हुई हैं। कौन सी? एक फिजिक्स है, दूसरी कौन सी है? केमिस्ट्री भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? दोनों किसके बारे में स्टडी करती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी। लाइफ साइंस क्या नाम और भी इसको बायोलॉजी बोलते हैं भी। ये स्टडी करता है किसके बारे में? लिविंग थिंग्स के बारे में। तो व्हाट इज लाइफ साइंस? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ए लिविंग थिंग्स भी। आगे भी आपको पता लग गया होगा, लिविंग भी दो होते हैं भाई, एक प्लांट्स होते हैं, कौन से होते हैं? एनिमल्स। एक को बोलते हैं जोलॉजी, एक को बोलते हैं बॉटनी भी। सुना होगा बायोलॉजी वालों ने, यस और नो? तो ये था बेसिक व्हाट इज साइंस भी। हमें पढ़नी है फिजिक्स के बारे में भी, व्हाट इज फिजिक्स भी। क्वेश्चन ये है अभी फिजिक्स क्या है अभी। अब देखिए जितने भी हमारे साइंस के वर्ड हैं मोस्टली सिंबल्स या वर्ड हैं, कहाँ से आए हैं? ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं अभी। तो ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है फ्यूजिस। कौन सा वर्ड है? फ्यूजिस, जिसका मतलब है वहाँ पे नेचर भी। क्या मतलब है? नेचर। और जो फिजिक्स जो शब्द है ये कहाँ से आया है? इस वर्ड से आया है अभी, फ्यूजिस से भी। तो क्या लिखते हैं हम लोग कि फिजिक्स वर्ड मेड बाय ग्रीक वर्ड फ्यूजिस भी, विच मीन नेचर। यानी जो साइंस नेचर के बारे में स्टडी करती है वो कौन सी है? फिजिक्स भी। तो डिफाइन कैसे करोगे फिजिक्स को? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज भी। नेचुरल फिनोमिना ये क्या होते हैं? आपके अराउंड कोई भी एक्टिविटी हो रही है नेचर से, वो क्या आपकी नेचुरल फिनोमिना। लाइक हवा बह रही है, लाइट आ रही है, आवाज़ सुन रही है आपको भी, कुछ भी देख रहे हो आपके अराउंड, जो भी देख रहे हो आप लोग, वो सारी क्या है? नेचुरल फिनोमिनाज भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेचर के बारे में और आपके अराउंड जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में जो स्टडी करेगा अभी, वो कौन सी साइंस है? फिजिक्स भी। समझ में आई कि नहीं आई? इसके बहुत सी ब्रांचेज होती हैं अभी, मैं कुछ एक नाम लिखवाता हूँ अभी। ऑप्टिक्स, सुना होगा नाम भी। ऑप्टिक्स 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लाइट के बारे में भी, लेंस के बारे में, मिरर के बारे में, इमेजेस के बारे में, यस और नो? ऑप्टिक्स कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की भी? लिख सकते हो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स बिहेवियर भी। लाइट एंड इट्स बिहेवियर इन डिफरेंट मीडियम्स भी। अरे बहुत सी ब्रांचेज हैं, हम कुछ एक नाम लिखवा रहा हूँ बस आपको, मैं भी कर लोगे। जो लाइट के बारे में तो बताएगी आपको और इसके बिहेवियर के बारे में बताएगी। एक था 10th का फर्स्ट यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका मतलब होता है चार्ज भी, और इसका मतलब होता है रेस्ट भी।
ये वो ब्रांच है जहाँ पे चार्ज को रेस्ट कंडीशन में पढ़ाया जाता है आपको भी, चार्ज एट ए रेस्ट कंडीशन। तो क्या बोलते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट ए रेस्ट। सुना होगा, हमने पढ़ लिया एक टॉपिक काइनेमेटिक्स भी। यस सर नो, क्या बोलोगे? ये किसका पार्ट है काइनेमेटिक्स? किस ब्रांच का पार्ट है? मैकेनिक्स का भी। किसका पार्ट है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है अभी? ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं बॉडी के मोशन और रेस्ट की स्टडी करते हैं अभी, मोशन और रेस्ट की। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स भी। मल्टीपल ब्रांचेज हैं हमारे पास बहुत से भी। आपने पढ़ा होगा एटॉमिक फिजिक्स भी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सुना हो तो होगा। एटॉमिक फिजिक्स ये क्या करती है? स्टडी किसके बारे में स्टडी करती है? एटम्स के बारे में, उसके पार्टिकल्स के बारे में भी। समझ में आ रहा है? और कौन सी एक सुनी होगी केमिस्ट्री में? थर्मोडायनेमिक्स भी, जो स्टडी करती है हीट के ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर, या हीट की स्टडी करती है भी। कर लोगे? तो टॉपिक का नाम है रिलेशन ऑफ फिजिक्स और टेक्नोलॉजी भी। किसका है? टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन ये है अभी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद सोसाइटी और टेक्नोलॉजी भी। क्वेश्चन है, हम फिजिक्स को यूज़ कहाँ पे करते हैं? सीधी सी बात ये है, आपने ऑब्जर्व किया होगा भाई, आपके अराउंड बहुत से व्हीकल्स घूम रहे हैं भाई। यस सर ना? जितने भी व्हीकल्स घूम रहे हैं सारे काम करते हैं मैकेनिक्स के लॉज के ऊपर भी। हो जाएगा भाई? तो पहला पॉइंट ये होता है, ऑल द व्हीकल्स आर वर्कड ऑन द फिजिक्स फिनोमिनाज भी। किस पे काम करते हैं सारे? ये फिजिक्स फिनोमिनाज के ऊपर भी। हो जाएगा भाई? आपके अराउंड बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बने हुए हैं भाई। कर लोगे? तो लिख सकते हो, ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और डिवाइसेस आर वर्कड ऑन फिजिक्स फिनोमिनाज। सिंपल भी, फिजिक्स फिनोमिनाज। हम क्या यूज़ करते हैं? टेलीफोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं कम्युनिकेशंस करने के लिए। किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ फिजिक्स भी है ना? तो लिख सकते हो, वी आर यूजिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, विच इज़ द पार्ट ऑफ फिजिक्स भी। सही है? और क्या था बताओ? हैं? हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस हैं, सारे वर्क किस पे करते हैं? फिजिक्स फिनोमिनाज पे। आपके अराउंड कुछ भी हो रहा है, वो उसमें कौन जिम्मेवार है? साइंस जिम्मेवार है उसके लिए भी। ठीक है? आप सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक या सोने के बाद तक भी क्या यूज़ करते हो? साइंस यूज़ करते हो। कर पाओगे? तो बहुत सी चीज़ें हैं। वी आर यूजिंग टीवी, मोबाइल फ़ोन, रेडियो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ भी, विच इज़ पार्ट ऑफ फिजिक्स भी। सही है? अभी टॉपिक बन रहा है रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर सब्जेक्ट भी। अदर कौन है? पहला मान लेते हैं केमिस्ट्री है अभी। रिलेशन विद केमिस्ट्री क्या है अभी? केमिस्ट्री में कहाँ यूज़ करते हैं फिजिक्स को हम लोग? आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले आपको बोला जाता है कि एक टेबल होती है केमिस्ट्री की भी। याद है कि नहीं है? क्या बोलते हैं इस टेबल को? पीरियोडिक टेबल। क्या होती है पीरियोडिक टेबल भी? इसमें एटम्स को अरेंज किया जाता है, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस को, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर भी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एक अरेंजमेंट होती है अभी। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये एक देन है फिजिक्स की भी। नंबर और मास नंबर भी। अगर हम ये बोलते नहीं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, तो अरेंज नहीं हो पाते एलिमेंट्स हमारे भी। कर पाओगे? तो इसमें लिखा जाता है, द पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड इन द केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी। पहले तो मास नंबर के अकॉर्डिंग हुई थी। ठीक है? विच इज़ द पार्ट ऑफ फिजिक्स भी। अगर आपको किसी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का निकालना हो, स्ट्रक्चर निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सरे यूज़ करते हैं भाई, या MRI यूज़ करते हैं, या एक होता है NMR यूज़ करते हैं भाई। सुने ये वर्ड कभी? ठीक है? तो किसी का निकालने के लिए, स्ट्रक्चर निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? एक्सरे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिक्स में। ठीक? रिलेशन विद बायोलॉजी भी। बायोलॉजी का क्या रिलेशन है इसका चेक करते हैं भी।
जब भी आपको बायो टीच की जाती है तो पहला टॉपिक होता है बायो का सेल वे। ओके सर, आपके टीचर बोलते हैं आपको कि सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 बाय माइक्रोस्कोप वे। माइक्रोस्कोप द पार्ट ऑफ फिजिक्स वे। ओके, अगर हम लेंस डिज़ाइन नहीं करते माइक्रोस्कोप नहीं बनता भी, और आपकी सेल डिस्कवर नहीं हो पाती भी। कर लोगे भी। दूसरी बात है मेडिकल साइंस के अंदर जो कि बायोलॉजी का ही पार्ट है, उसमें बहुत सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, लाइक एक्सरे सुना होगा, फॉर टेकिंग द पिक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी भी, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी, अल्ट्रासाउंड, यस और नो, ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं इन मेडिकल साइंस फॉर टेकिंग द पिक्चर ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स भी, विच इज़ द पार्ट ऑफ फिजिक्स भी। हो जाएगा भी, कर पाओगे। कई चीज़ें हैं इस तरह की जो बायोलॉजी में होती हैं, किसका पार्ट है, फिजिक्स का भी। थर्ड पॉइंट जो हमारा वो है रिलेशन विद मैथमेटिक्स भी। मैथ के साथ क्या रिलेशन है इनका भी। देखिए वैसे तो सारे जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे मैथ से बने होते हैं। सभी सब्जेक्ट किससे बने हैं, मैथ से। उसको बोलते हैं मैथोलॉजी भी। हिंदी भी बनी है मैथ से भी, इंग्लिश भी मैथ से बनी है। ऐसा क्यों? हिंदी के अल्फ़ाबेट्स भी, काउंटिंग करना 1 2 3 या 1 2 3, ये सारी काउंटिंग जहाँ पे आती हैं सारे किसका पार्ट होते हैं, मैथमेटिक्स का भी। तो हम भी किससे बने हैं, मैथमेटिक्स से बने होंगे, फिजिक्स वाले भी। ओके भी, और ये नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं मैथमेटिक्स में यूज होते हैं जो फिजिक्स के पार्ट हैं भी। क्या सॉल्व करने के लिए होते हैं, फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस भी, लाइक बाइनोमियल एक्सपेंशंस भी। क्या होती है, बाइनोमियल एक्सपेंशंस, बर्नौलीज थ्योरम भी। कई टॉपिक ऐसे हैं जो किसके पार्ट हैं, फिजिक्स के पार्ट हैं, जो कहाँ यूज़ होते हैं, मैथमेटिक्स में यूज होते हैं फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में। रिलेशन विद एस्ट्रोनॉमी भी। रिलेशन विद एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है अभी, ये वो ब्रांच है, एक ब्रांच किसका है, फिजिक्स का ही ब्रांच है अभी। ये वो ब्रांच है जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है अभी। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स भी, लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स भी, मेटेरियर्स, है ना भाई, सैटेलाइट्स, ये सारे क्या हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। किसी का डिस्टेंस निकालना हो, किसी का साइज निकालना हो, टेम्परेचर निकालना हो, तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, फिजिक्स के इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं निकालने के लिए भी। हमने किए हुए हैं, पैरेलैक्स मेथड था, यस और नो, और भी बहुत से हैं इस तरह के जो क्या निकालते हैं, उन ऑब्जेक्ट का साइज़, लेंथ, मास, टेम्परेचर निकालने के लिए काम आते हैं अभी। वो किसके पार्ट हैं, सारे फिजिक्स के ही पार्ट हैं। हो जाएगा भाई। ये टाइप टॉपिक आपका रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स भी। कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स भी। कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स, कौन से लॉज हैं अभी, पहला है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ये लॉ क्या बोलता है अभी, ये हमने पढ़ा भी हुआ है। ये बोलता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड भी नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वी कैन ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म भी। ये बोल रहा है कि एनर्जी को ना तो बना सकते हैं, न एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर भी। पूरी एनर्जी में से क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है भी। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। इसके बाद एक पॉइंट बनता है, देखो सारे पढ़ाए जाएंगे आगे चल के, इंटरव्यू 4 में आ गई बड़ी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी भी। सेकेंड भी कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज भी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, ये +2 के फर्स्ट यूनिट में आएगा अभी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज ये बोल रहा है
चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड भी, नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेशन भी। ये बता तो समझ गए होगे आइसोलेशन क्या होता है, अकेला भी। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेशन, बट वी कैन ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी भी। ओके, और चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट भी। टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है भी। एक तो डेफिनेशन ये बनता है भी, एक ये बनता है वी कैन क्रिएट चार्ज भी, वी कैन डिस्ट्रॉय चार्ज इन पेयर्स भी। पेयर के अंदर चार्ज को बना भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं भी, इंडिविजुअल नहीं कर सकते बट पेयर में कर सकते हैं, वैसे और ना। और चार्ज इसमें भी क्या रहेगा, टोटल मिला के कॉन्स्टेंट रहेगा भाई। ये था आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया अभी? थर्ड है जो आज हमने किया है अभी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम भी। कौन सा है, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं, मास इनटू वेलोसिटी को। क्या लिखवा था मैंने आपको, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स भी, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम ऐसा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई। यह तो हमने यूज़ भी किया, इसको भी कर लोगे। एक और पॉइंट है भाई, फोर्थ पॉइंट है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी, एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम भी, इसको एल से लिखते हैं भी। ये होता है आर इंटू पी। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम भी, आर क्या है, डिस्टेंस भी। ओके भी, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम भी। ये क्या बोलता है ला भी आपको, ये ला ये बोलता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व्ड व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, नो एक्सटर्नल टॉर्क। अगर कोई टॉर्क नहीं है तो नेट मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई। व्हाट इज टॉर्क भाई, टॉर्क को टाउ से लिखते हैं। ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर कोई चीज़ घूम रही है, रोटेट कर रही है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, टॉर्क भी। कोई बॉडी चल रही है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, फोर्स भी। तो टॉर्क क्या करता है, फोर्स का काम करता है रोटेशनल सिस्टम के अंदर भी, जो चीज़ घूम रही है। यूनिट नंबर 5 में पढ़ा जाएगा रोटेशनल सिस्टम कंप्लीट भी। वहाँ बोला जाएगा कि जो पढ़ के आए हो अब वो दोबारा पढ़ते हैं भी, बट किस फॉर्म में, रोटेशनल फॉर्म में भी। तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टॉर्क फोर्स भी है भी। समझ में आ रहा है, मास भी है। नाम चेंज हो जाएंगे उनके अभी। मास का नाम हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, सिंपल। वेलोसिटी का हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से लिखेंगे उसको हम लोग। एक्सेलरेशन का हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स का हो जाएगा टॉर्क भी। ठीक है, तो वही रोल अलग अलग हो जाएंगे। वहाँ मोशन कौन सा है, रोटेशनल, ये कौन सा है, लीनियर भी। कर लोगे। ये थे भी आपके कंजर्वेशन लॉ ऑफ लॉ इन फिजिक्स भी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन कराई मैंने, ये हर टॉपिक को डीप पढ़ाया जाएगा आपको अभी। इन नेचर भी देखिए, जितने भी टॉपिक आएंगे सभी को बाद में बताया जाएगा अच्छी तरीके से। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है यहाँ पे। नेचर में कितने तरह के फोर्स प्रेजेंट है वैसे हमारे नेचर में, तो 4 तरह के फोर्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट कौन सा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड है वीक फोर्स। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड फोर्थ इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये इसका एक नाम और भी है, इसको न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर फोर्स भी। ये 4 तरह के फोर्स प्रेजेंट हैं। इसमें पहला फोर्स हम कर रहे हैं, फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स भी।
ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ये फोर्स जो प्रेजेंट है भाई, ये फोर्स है किसके बीच का? दो बॉडीज के बीच का भाई, जिनके पास क्या हैं? मासेस हैं भाई। कर लोगे? मास क्या होता है? मास होता है मैटर कंटेन बाय द बॉडी इज कॉल्ड ए मास। एक बॉडी में क्या कुछ भरा पड़ा है वो क्या बोलते हैं उसको? उसका मास। कि हमारे पास दो बॉडी हैं, एक का मास m1 मान लेते हैं, एक का मास कितना है? m2। तो ये क्या बोला गया? ये फोर्स दिया था न्यूटन्स ने भी। इस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स भी। ये बोला कि जिन दो बॉडीज़ के पास मासेस हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं भाई विद सम फोर्स भी। नाम क्या उस फोर्स का? ग्रेविटेशनल फोर्स भी। तो उस फोर्स का वैल्यू किसके बराबर है भाई? तो लिखा जाता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस भी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम भी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो पॉइंट बोले गए हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसलिए इसको नाम दिया गया है इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं इसको भी। आगे बताएंगे क्या होता है। दोनों मिला के एक पॉइंट लिखा गया, F बराबर है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इस साइन को उठाने के लिए कांस्टेंट डाला जाता है, इट इज़ कांस्टेंट G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी का नाम क्या है? जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सिंपल लिख सकते हो उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल वर्ड क्यों यूज किया गया इसके लिए? यूनिवर्सल क्यों यूज किया गया? इसकी वैल्यू हर जगह पे क्या रहती है? कांस्टेंट। और कितना वैल्यू होता है इसका? वैल्यू ये होता है, कितना वैल्यू होता है जी का? 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर वेट। ओके, यूनिट कैसे निकाली गई? यहाँ से क्या आप जी निकाल सकते हो इस फार्मूले से भी? किसके बराबर होगा? जी बराबर है किसके? एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। फोर्स की यूनिट क्या होती हैं? न्यूटन्स। डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, मास की किलोग्राम। 2 किलोग्राम है तो किलोग्राम स्क्वायर वे, न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर वे, ये लिखा गया यहाँ पे। ओके, वैल्यू निकाली जाती है कांस्टेंट बाई एक्सपेरिमेंट्स पे। ये वैल्यू हर जगह पे क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इस नाम दिया गया इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। कर पाओगे भाई? ये था आपका पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स वे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं भाई? ये कैसे? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई? ये अट्रैक्टिव की रिपल्सिव फोर्स है भाई। तो पहला पॉइंट हो सकता है इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स भाई। क्या है ये? इट इज़ ए अट्रैक्टिव फोर्स। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? ये सबसे कमज़ोर फोर्स है नेचर का भाई। लिखा जाता है इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर भाई, इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। और सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको, क्यों? हमारा पूरा यूनिवर्स इस फोर्स से बाउंड है भाई। कर लोगे? जो सन के अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं वो एक दूसरे के आपस में स्ट्राइक नहीं करते कभी भी। क्यों? हर एक फिक्स फोर्स का क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है सन के अराउंड भी। तो पूरा यूनिवर्स जो हमारा बाउंड है इस फोर्स के साथ भी। कर लोगे? दूसरी बात है भाई, ये कंजर्वेटिव फोर्स है भाई। क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स? बताएंगे आगे चल के। ये वो फोर्स होते हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती हो भाई, पाथ पे डिपेंड नहीं करती भी। ठीक है, एक पॉइंट ये है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है भाई। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होते हैं? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी डिस्टेंस के उल्टे के स्क्वायर पे डिपेंड करती हो तो क्या बोलते हैं उसको? किसको ओबे कर रही है वो? इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेंज क्या है इस फोर्स की भी? रेंज का मतलब क्या होता है भाई? ये कहाँ तक लगता होगा फोर्स पे? जहाँ तक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, मास दिखाई देगा इसको, ये ऑब्जेक्ट वहाँ तक होगा। तो रेंज क्या होती है इसकी? इन्फिनिटी भी। और क्या पॉइंट लिखवा था मैंने? इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स भी। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्यों है?
डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी भी, या इन कंडीशन में जब हम डिस्टेंस मापते हैं वो हमेशा कहाँ से मापी जाती हैं, सेंटर से मापी जाती हैं बॉडी के भी। कर लोगे, इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। ये था पहला पॉइंट भाई, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स भी। कर पाओगे। वीक फोर्स भी, ये वीक फोर्स क्या होता है अभी देखिए, नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए गए हैं जो अपने आप टूटते रहते हैं अभी, उनका नाम दिया गया है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी। क्या बोलते हैं उनको, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अभी, ये क्या आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये लगातार क्या करता रहता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है, टूटता रहता है अभी। रेडियो एक्टिव क्या है, ये सब्सटेंस टूटेगा कैसे, जब इसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, बाहर निकल रहे होंगे अभी। आपने सुना होगा अल्फा बीटा गामा, यस और नो। तो ये लगातार कम हो रहा है अभी, ये पार्टिकल्स बाहर निकाल रहा है। मतलब क्या इस बात का, इसके जो एटम हैं उनके बीच में कैसा फोर्स होगा अभी, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव भी। रिपल्सिव होंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, बाहर निकल पाएंगे यहाँ से भी, यस और नो। तो किस तरह फोर्स है, ये कौन है, ये है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव एटम भी। क्या ये रेडियो एक्टिव एटम्स, तो किसका फोर्स है ये रेडियो एक्टिव एटम का फोर्स है। अट्रैक्टिव की रिपल्सिव है भी, रिपल्सिव है। तो कैसे लिखते हैं इसको, वीक फोर्स को हम लोग, इट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन्स बिटवीन रेडियो एक्टिव एटम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी, रेडियो एक्टिव एटम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। समझ में आ रहा है अभी, रिपल्सिव फोर्स है, पक्की बात है भाई। इसे ज़्यादा डीप टॉपिक नहीं हमारा, ये +2 का ही है, उसमें करेंगे इस टॉपिक को हम लोग। अगर नेचर की बात करें भाई, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, प्रॉपर्टी क्या हो सकती है भाई इसकी, पहला प्रॉपर्टी है कि रिपल्सिव फोर्स हमारा ये, इट इज़ ए रिपल्सिव फोर्स। दूसरा भाई, रेंज कितनी होती है भाई इस फोर्स की, रेंज ये सिर्फ विद इन द सब्सटेंस ही होता है, इससे बाहर तो होता नहीं है फोर्स। सब्सटेंस है तो उसके अंदर ही रहेगा सारा फोर्स भी। रेंज क्या होती है, विद इन द सब्सटेंस भी, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से उस तरह से जो मैं पहले पॉइंट किया था अभी, एक पॉइंट तो भूल गए भाई, वीक फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है किससे, ग्रेविटेशनल से। ये प्रॉपर्टी में आ सकता है इसकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं, ये फोर्स हैं चार्जेस के बीच में भी। दो चार्ज हमारे पास, एक को Q1 मान लेते हैं, क्यों कितना है Q2। कितने तरह के चार्ज प्रेजेंट है यूनिवर्स में भी, दो ही तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीन कौन बोल रहा है, डोरेमोन है, कोई बोलता रहे ना। दो ही तरह के चार्ज प्रेजेंट हैं, एक पॉजिटिव है, क्या है नेगेटिव। अब या तो चार्ज लाइक होंगे या चार्ज क्या होंगे, अनलाइक हो सकते हैं। अगर लाइक चार्ज हुए तो रिपल्सन्स होगी, अनलाइक हुए तो अट्रैक्शन होगी। आप किसी को धक्का मार रहे हो, खींच रहे हो, दोनों कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा भाई, यस और नो। तो उस फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा भाई, ये डिस्टेंस आर मान लें इनके बीच का भी। फिर वही लिखवाते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, एक ही हो सकता है, या तो अट्रैक्शन होगी या क्या होगी, रिपल्सन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके भी, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को मिला के लिखा जाए तो ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। इसको उठा के क्या डाला जाए, कांस्टेंट के मान लो Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, वेयर के इज, के क्या है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसको नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यूनिट निकाल सकते हो क्या इसकी, क्या यूनिट होंगे, यूनिट ऑफ के का फार्मूला क्या बनेगा यहाँ से भी, एफ आर स्क्वेयर डिवाइड बाई Q1 Q2, यही है ना। यूनिट ऑफ फोर्स भाई
न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, चार्ज की क्या होती है कॉलम, तो कॉलम 2 है भाई, कॉलम स्क्वायर भी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर भी, इसका भी वैल्यू होता है +2 में पता चलता है, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 9 10 की पावर 9 न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर भी। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट्स भी। सही है, कर पाओगे? एनी प्रॉब्लम भाई? प्रॉपर्टीज़ क्या हैं भाई? प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? दोनों हो सकते हैं। अगर लाइक चार्ज होंगे तो क्या होगा रिपल्सिव होगा, अनलाइक होंगे तो क्या होगा अट्रैक्टिव होगा भाई। यस और नो? क्या ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है? क्या बोलोगे? इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या होता पता ना आपको? 1/r² इसको जो फॉलो करता है वो क्या आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ है भाई। यस और नो? क्या एक सेंट्रल फोर्स है? बिल्कुल है, इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स भाई। क्या ये के सेंट्रल फोर्स है? क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है? बिल्कुल है, इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स भी। यस और नो? और क्या था? रेंज क्या होती है इसकी भी? ये फ्यू मीटर तक ही एग्जिस्ट कर सकता है भाई, कुछ मीटर तक बस, कोई प्रॉपर रेंज नहीं है, और डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग चार्ज यूज़ किया जा रहा है अभी। ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, फ्यू मीटर तक की रेंज में इसकी रेंज रहेगी भी। ओके भाई? और क्या रह गया? ये वीक फोर्स से स्ट्रॉन्ग है भाई, इट इज़ मोर देन वीक फोर्स भाई, इट इज स्ट्रॉन्ग मोर देन ए वीक फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया भाई? कर पाओगे? एनी फोर्थ पॉइंट? स्ट्रॉन्ग फोर्स, और एक नाम और भी है अभी, न्यूक्लियर फोर्स भी। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर फोर्स भी। अब न्यूक्लियस में जो फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस में होता क्या है अभी? एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, यस और नो? बाहर क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आपके अकॉर्डिंग 3 ही होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, किन के बीच में भाई? जो न्यूक्लियस के जो अंदर होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं उनको? न्यूक्लियॉन्स। तो अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है? दोनों ही होते हैं भाई। तो क्या लिखते हैं इसको? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस भी, बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें आप 2 नाम दे सकते हो, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी। कर लोगे? इतना ही है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात डिस्कस करें तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अभी? क्या ये सेंट्रल फोर्स है? नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट ए सेंट्रल फोर्स भी। क्या ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है? नहीं करता, इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अट्रैक्टिव की रिपल्सिव है? दोनों हैं, अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव। बताऊंगा कैसे हो, कर लोगे? रेंज क्या होती है इसकी भी? ये सिर्फ न्यूक्लियस तक ही एग्जिस्ट करता है अभी। व्हाट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बाई क्लास? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? 10 की पावर -15 मीटर भी, 10 की पावर -15 मीटर, ये इसका रेंज है अभी। अभी हम बोला जाता है कि ये अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। कैसे भाई? अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ फोर्स और डिस्टेंस के बीच का भी, रब कर दे इसको। ये भाई, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ फोर्स के बीच का और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स के बीच का, तो ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की रहती है अभी, ये शेप आती है। ये शेप यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा होता है 15 फर्मी भी। ये है भाई 0.8 भी। कितना ये? फर्मी 10 की पावर -15 भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये बोल रहा है कि अगर देखो इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएं, डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, फोर्स भी बिल्कुल कम है यहाँ पे, देखोगे 0 से नीचे गई भी। यस सर नो? अगर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा है तो उनमें कोई फोर्स नहीं लगता अभी। समझ में आ रही बातें? जब उनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगा, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होने लगा अभी। क्या होने लगा? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। जब उनके बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम रह गया अभी, दे शो वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स भी, दे शो वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स।